नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने 7th क्लास के अंदर अपना जो 3rd चैप्टर है इतिहास के अंदर वो शुरू किया हुआ था, और इसके अंतर्गत हम दिल्ली के सुल्तानों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और उसका समेकन, यानी किस प्रकार से उनका प्रशासन था उस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। यानी ये समेकन जो वर्ड यहाँ पर आया है, यानी उसका संचालन करने के लिए किन लोगों की आवश्यकता थी, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा। देखिए, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान यदि मुख्य तौर पर देखें, इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद किया करते थे। कौन? इल्तुतमिश। तो इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहते थे भाई। यानी यहाँ पर वर्ड आया है बंदगा। ये बंदगा कौन होते हैं? ये बंदगा जो राजा वो लोग होते थे, उनके जो नज़दीकी लोग थे उनको बंदगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन बंदगाहों को, गुलामों को, उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षण दिया जाता था, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे। इसलिए इनके बारे में लिखा भी जाता है कि बेटों से बढ़कर गुलाम। ये सल्तनत काल का एक बहुत ही अधिक प्रचलन में जो वाक़या था वो था कि बेटों से बढ़कर के गुलाम, क्योंकि ये जो गुलाम होते थे ये पूरी तरह से मालिक के ऊपर निर्भर होते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां सौंप देते थे उनको। तो यहाँ पर देखिए, बेटों से बढ़कर गुलाम, ये हाँ बिल्कुल नीचे आया हुआ है, बेटों से बढ़कर गुलाम। ये गुलाम बेटों से बढ़कर किस प्रकार से थे? देखिए, एक पल के लिए बेटा धोखा दे सकता है, लेकिन गुलाम अपने स्वामी के प्रति जो काफ़ी वफादार होते हैं, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। यानी गुलामों के बारे में गुलाम को क्या सोचना चाहिए कि भी जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया उसकी देख रेख करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानना कोई कारण समझ में आता है? बिल्कुल। देखिए, कारण गुलामों के अंदर इस प्रकार का जो उत्तराधिकार संबंधी जो झगड़ा है वो नहीं होता था। देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या अकेला मोहम्मद गोरी का जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था? क्या नहीं, वो विश्वसनीय गुलाम था। इसलिए उसको भारतीय भूभागों का क्या बनाया? सेनापति बनाया, मुखिया बनाया। जबकि वहाँ पर यल्दोज और कुबाचा जैसे अन्य सेनापति भी हुआ करते थे। अब यहाँ पर देखिए, खलजी तथा तुगलक शासकों बंदगा का इस्तेमाल किया करते थे। बंदगा यानी गुलामों का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाया करते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने की पूरी संभावना रहती थी, क्योंकि जो काबिलियत वाले लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो कि शासन में हस्तक्षेप किया करते थे, उन लोगों को ये चीज़ें काफ़ी नागुजार लगती थी। आश्रित किसको कहा जाता है? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उसको आश्रित कहा जाता है भाई। सॉरी। देखिए, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते ही थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। यानी जिसके वो गुलाम है उसके प्रति वफादार रहते थे, उसके जो अन्य मंत्रिमंडल था उसके प्रति उनकी कोई उनके प्रति ज़्यादा उत्तरदायित्व तो नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे भाई,
जैसे कोई नया सुल्तान बन जाता था तो वो अपने नज़दीकियों को क्या लेके आता था, अपने मंत्रिमंडल में लेके आता था। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच जो टकराहटें हैं वो शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, क्योंकि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान निम्न वर्ग के लोगों को मिल रहा था। इससे उनको गहरा आघात लगता था और फारसी और तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की बड़ी आलोचना की थी। देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जो जन हैं उनके बारे में देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक जो कलाल कौन होता है? शराब बनाने वाला और बेचने वाला, उसको कलाल बोलते हैं। फिरोज हजाम का मतलब होता है हजामत करने वाला यानी नाई। मन का तबाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था भाई। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और प्रशासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया था। यानी उनके आलोचना की थी इनको ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए, क्योंकि ये जो आपका जियाउद्दीन बर्नी था ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान का ही एक इतिहासकार था। देखिए, सबसे पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया था भाई। देखिए, अलग अलग माने जैसे कि कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसको बड़े क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया, कोई नवीन बनाया है, नया बनाया तो उसको छोटे इलाके का सूबेदार बना दिया जाता था। तो ये इलाके इक्ता कहलाते थे। तो यानी इक्तादारी प्रथा जो है ये सल्तनत काल की देन है। इक्तादारी प्रथा क्वेश्चन आ जाता है कि इक्तादारी प्रथा कौन से समय की देन है? तो ये सल्तनत काल की देन है। और सल्तनत काल में ये आपका ये अपना जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश से लेकर के आगे ये काफ़ी बढ़ती है। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, यानी जो मुफ्ती होता था, जो इक्तेदार होता था, उसको एक तरह से सेनापति का भी काम करना होता था। और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये इसके प्रमुख कार्य होते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करता था। यानी नकद वेतन नहीं दिया जाता था, इसको जो भूभाग दिया जाता था वहाँ से इसको क्या करना होता था? टैक्स वसूलना होता था। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इख्ता थोड़े समय के लिए ही मिल पाता था, जिसके बाद उनका हस्तांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जो कि इतिहास में अपने अभियानों के लिए जाना जाता है, इतिहास में अपने बाजार नियंत्रण पद्धति के लिए जाना जाता है, इतिहास में घोड़े दागने की पद्धति के लिए जाना जाता है, गुलामों की सबसे अधिक संख्या के बारे में जाना जाता है अलाउद्दीन खलजी। यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी शक्ति से पालन करता था वो अलाउद्दीन खलजी। और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। लेखा अधिकारी। और बाजार में ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका एक ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर जो बाजार में कम तोलता हुआ मिलता था तो जितना कम तोला जाता था वो उस व्यक्ति के शरीर के मांस के बराबर, जितना कम तोला जाता था उसके मांस से वो पूरा किया जाता था, जिसकी वजह से कठोर नीति अप्लाई होने से कोई भी व्यापारी कम तोलने की हिम्मत नहीं करता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर जो लगाया गया है वही वसूले तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जो संख्या निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा सैनिक ना रखे।
तो इस प्रकार से कठोर नीति लागू की गई थी मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय के दौरान। तो यहाँ पर देखिए, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने भूमि के स्वामी जो सामंत थे और जो अमीर थे उनको भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को मजबूर किया था भाई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था भाई। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था। जो स्थानीय सामंत थे, जो जनता पर टैक्स लगाते थे, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया था। अब उन्हें भी कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया था। जो कर इकट्ठा करते थे उनको कर चुकाने पर बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा था। तो इस समय देखिए, गज सिकंदरी, ये जो सिकंदर लोदी के समय चला, मोहम्मद ने भी यहाँ पर एक जो ज़मीन को पैमाइश का एक जो चलाया था पैमाना, उसके आधार पर ज़मीन की जो है पैमाइश की जाती थी। पैमाइश करने के बाद सुल्तान के प्रशासकों ने इसका हिसाब किताब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी भी करने लग गए थे। उस समय के 3 तरह के कर हुआ करते थे भाई। कौन कौन से कर होते थे? एक कृषि पर लगने वाला कर होता था, जो कृषि उपज का लगभग 10वां हिस्सा लिया जाता था, जिसे खराज कहा जाता था। कृषि पर लगने वाला जो कर था, इसको खराज कहते थे। किसानों की उपज का लगभग 50% तक होता था, यानी 10% से लेकर 50%। एक कर होता था मवेशियों पर, जो जितने मवेशी रखता था उस पर, और घरों पर भी टैक्स लगाया जाता था, जिसको चूल्हा टैक्स भी बोल सकते हैं हम। यह याद रखने की बात है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। कुछ क्षेत्रों पर सुल्तानों का अधिकार था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाता था। जैसे कि मान लीजिए सुदूर दक्षिण में कोई विजय करने के लिए जाता, विजय करके वापस दिल्ली तक पहुंचता, तब तक पीछे से वो लोग अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर थी। वहाँ से शासन चलाना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। बैठने का मतलब यहाँ अपनी पैठ बैठाने में सुल्तान की जो सेना थी वो असक्षम थी, वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रही थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन अधिकार कुछ ही समय के लिए होता था। जैसे ही वहाँ से सेना वापस जाते, ये तुरंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। अब देखिए, ये उस समय के जो सरदार थे और वो किस प्रकार से अपने किले बंदियाँ किया करते थे, वो देखते हैं। देखिए, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ से एक मोरक्को देश है। 14वीं सदी में भारत में एक यात्री आए थे, इब्न बतूता। इब्न बतूता पहन के जूता निकला हिंदुस्तान को। या आपने बच्चों की कहानी कविता सुनी होगी, तो उसी पर ये फरमाइश, ये जो फिल्माया गया एक चुटकुला है, ये एक तरह से कहानी है छोटी सी। तो यहाँ पर देखिए, इब्न बतूता ने अपने जो इतिहास लिखा उसमें क्या लिखा। देखिए, चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी ये लोग रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता। पोला का मतलब वो खोखला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि इन पर आग भी असर नहीं डाल सकती थी, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसलें उगती हैं। वही अंदर ही पानी की भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ जल वर्षा का। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर
खास तौर से तैयार किए गए औजार जो बांस को काट डालते हैं, तभी इनको हराया जा सकता है। तो सरदारों की रक्षा व्यवस्था का ये वर्णन किया गया यहाँ पर देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण होता है 1219 के अंदर। उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्शियन, आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है, इस क्षेत्र आधुनिक जो उज्बेकिस्तान है, जो कि अपना 2020-21 का जो सूरज कुंज मेला था उसके जो एक तरह से सहभागी देश के तौर पर ये शामिल हुआ था, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है ये मेला। तो इसने हमला किया था चंगेज खान ने 1219 के अंदर। ट्रांसआक्शियन प्रदेश, आधुनिक उज्बेकिस्तान, यहाँ से इसने हमला किया और उसके शीघ्र बाद ये दिल्ली सल्तनत को भी इसका जो धावा था उसको झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के खूब दावे हुए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय जो स्थायी सेना थी वो खड़ी करनी पड़ी। यानी स्थायी सेना के लिए जाना जाता अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को गई। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती बन गया था। अब देखिए कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। यानी जो विशाल सेना रखी गई, उस विशाल सेना का ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है अलाउद्दीन की सेना और मोहम्मद तुगलक की सेना। देखिए दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया था, जो कि मानचित्र 1 में आपको दिखाया गया है। गैरीसन शहर दिल्ली के आसपास का, जो दिल्ली एक कोहना, शीरी, जहाँपना, ये क्षेत्र। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेतों की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर लिया गया। सैनिकों को वेतन भी देना था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें न बढ़ा दें। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतें पर नियंत्रण किया। इसको बाजार नियंत्रण की प्रणाली बोलते हैं, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी विश्व में जाना जाता है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणकारों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। ये था आपका अलाउद्दीन का आक्रमण, जो सेना थी वो। अब मोहम्मद तुगलक का देखिए। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्शियन यानी उज्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली, जो सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक स्थायी सेना तैयार करके उसका आक्रामक कदम था ये। नया गैरीसर शहर बसाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों से खाली करवा देकर वहीं पर सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद के लिए रवाना कर दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान के अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में एक भयंकर अकाल पड़ गया। यानी देखिए, मोहम्मद तुगलक की जो भी उसकी योजनाएं थी वो चालू होने से पहले विफल हो जाती थी, जबकि एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी था जिसकी योजनाएं बनते ही सफल होती चली गई। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज के कागज मुद्रा का, एक सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। उन्होंने पुरानी मुद्रा को इकट्ठा कर लिया और नई मुद्रा से सामान खरीदने लग गए। टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे ही जाली सिक्के बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो इस प्रकार से
जो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल सिद्ध हुए। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए, कई परेशानियां पैदा हुई, बहुत सी परेशानियां हुई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग काफ़ी परेशान हुए थे, नाराज भी थे। क्रोह में वृद्धि हुई और गंगा यमुना के दोआब में अकाल पड़े। विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा वापस लेनी पड़ी, जिससे कि शाही खजाना खाली हो गया था। और इस प्रकार ये तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों की बदौलत जनता जो है नाराज़ थी। यहाँ पर देखिए, असफलताओं की गिनती के कारण कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोलिक इलाके को फतेह करने की योजना बनाई थी। ये उसका एक सकारात्मक कदम था कि जो विदेशी आक्रमणकर भारत पर आक्रमण करने की सोचते थे, वहीं मोहम्मद तुगलक ने विदेशियों पर, उज्बेकिस्तान पर, ईरानियों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ये उसका सकारात्मक कदम था, जो कि उसकी विफलताओं के नीचे दबकर रह गया। जहां अलाउद्दीन खिलजी का प्रबल प्रतिरक्षा पर था सारा बल, वहीं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना से प्रेरित थे भाई। लेकिन उसकी सभी योजनाएं विफल रही, जिसकी वजह से वो असफल शासकों की कैटेगरी के अंदर आता है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या रहा, तालिका 1 को फिर से देखें तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर करके सामने आ गए थे, पृष्ठभूमि पर आ गए थे, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत उन सभी को अपने चंगुल में नहीं रख पाई, अपने शिकंजे में नहीं रख पाई। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे, और उनका प्रशासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसा कि आप शेरशाह सूरी का नाम ले सकते हैं, जिसने 1540 से 45 तक शासन किया, हुमायूं को निर्वासित किया, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया था, और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को भारत से निष्कासित होने पर मजबूर कर दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। शूर वंश उसी के नाम पर चलने वाला वंश है। 15 वर्ष तक इसने शासन किया, 40 से 55 तक। लेकिन इसके साथ प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर 1556, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में, जिसका नेतृत्व बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था, उनके द्वारा किया गया, और इसमें हेमू की हार हुई थी। 1605 में अकबर के जो मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठता है, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, उसका विस्तार किया, तो उसने अपने प्रतिमानों के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया हुआ था। यानी शेरशाह अपने कुछ समय में ही इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि उसने अपने जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को जो आगे के जो मुगल आए उनको अपनाने के लिए मजबूर किया। 3 श्रेणियों का विचार किस प्रकार से आया? सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया 3 श्रेणियों का विचार। इसके अनुसार समाज में 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग, खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइट किसे कहा जाता था? आज नाइट किसके लिए यूज होता है? रात्रि के लिए यूज होता है, लेकिन उस समय नाइट योद्धाओं के लिए यूज होता था। आप 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे
तो वहाँ पर आप यूरोप में किस प्रकार से जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था उसको आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो ईसाई धर्म का एक समूह को संरक्षण देता था और अपने ईश्वरीय शांति की अवधारणा के लिए प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से उपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यही रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से बचाए रखें और उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा किया था। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चल पड़ी जिसे क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। किसी धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ युद्ध जारी कर देना। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद यानी 12वीं सदी के अंत तक इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लग गए थे कि उनको भी नाइट की कैटेगरी में लाया जाए। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर था। दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की थी? तो तोमरों ने राजधानी स्थापित की थी भाई, तोमर राजवंश ने। तो ये अपना चैप्टर था। चैप्टर में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।